वाई डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। आखिर डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? देखिए, इसे जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी गिरने का कोई पीक मोमेंट या सडन मोमेंट नहीं होता है कि आपको रिकॉर्ड से बता दे कि इन दिनों से या फिर इन वजहों से डेमोक्रेसी गिर गया है, बल्कि ये इतना स्लो और बेयरली विजिबल प्रोसेस होता है कि अगर आप डेली भी इसके ऊपर फॉलो अप करते हो तब भी आपको पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, 1990 से पहले वेनेजुएला, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और दुनिया भर में इसे डेमोक्रेसी का मिसाल माना जाता था। 1990 से लेकर अभी तक वेनेजुएला में सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने बारी बारी करके वेनेजुएला को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदल दिया। 1990 में वेनेजुएला की प्रेसिडेंट हुगो चैवेज पावर में आते ही कुछ ऐसा पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं जिससे ऑपोजिशन की आवाज़ दबाया जा सके और मीडिया की उससे फ्रीडम छीनी जा सके। जब एक देश में से ऑपोजिशन पार्टी और मीडिया की फ्रीडम छीन ली जाती है तब वो देश धीरे धीरे करके डिक्टेटरशिप में बदल जाती है। 2013 में जब कैंसर से हुगो चैवेज की मौत हो गई तब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। निकोलस ने चैवेज की डिक्टेटरशिप को एक कदम और आगे लेके गया और अपने मन मर्जी से पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया और इलेक्शन को भी काफी बार पोस्टपोन किया। इस दौरान देश की हालत इतनी खराब हो जाती है कि अभी के दिन पे दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन रेट वेनेजुएला में है और यहाँ डे टू डे यूज होने वाली सामान खरीद पाना भी बहुत मुश्किल है। पिछले 4 साल में वेनेजुएला की जीडीपी 35% से गिर गई और यहाँ का मर्डर रेट 74 से 91 तक पहुँच गया। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में तो आया ही होगा कि किसी देश का डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी का कितना बड़ा रोल रहता है। जैसे कि आपने देख ही लिया कि वेनेजुएला के केस में डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदल जाने के लिए करीब करीब 30 साल का टाइम लगा है। आपने क्लास 9 या क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में जरूर पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी की 4 पिलर होती है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। और अगर इन 4 पिलर में से अगर कोई भी एक पिलर टूट जाए या फिर कमजोर पड़ जाए तो डेमोक्रेसी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले कुछ सालों में भारत की जो हालात चल रहे हैं, इसे ये बात तो पक्की है कि भारत की डेमोक्रेसी बेहतर तो नहीं हो रही है। बीटीआई के इस रिपोर्ट को आप देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि इंडिया फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री से डिफेक्टिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा है और इंडियन गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। आइए इन पिलर को एक एक करके समझते हैं। पहला पिलर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का इन जनरल मतलब है पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, जिसको हम अपर हाउस और लोअर हाउस भी बोलते हैं। इन हाउसेस में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी को मिलाकर लोकसभा में 543 एमपी और राज्यसभा में 245 एमपी होते हैं। पार्लियामेंट को अगर अच्छे से फंक्शन करना है तो सारे एमपीज को बराबर राइट मिलने चाहिए और स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि सारे एमपीज की इस हक को बनाए रखे। लेकिन हाल ही में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से राहुल गांधी को चुप करा दिया गया क्योंकि वो मोदी सरकार के ऊपर अदानी को लेकर सवाल पूछ रहे थे। 7 फरवरी को जो उन्होंने स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उसको भी पार्लियामेंट के चैनल से डिलीट कर दिया गया और उसको प्रसारित नहीं किया गया। ऐसा करने का साफ साफ यही मतलब निकलता है कि आम आदमी तक राहुल गांधी की आवाज पहुंचने ना दिया जाए। इंडियन लेजिस्लेचर जिस ट्रांसपेरेंसी से पहले काम करती थी, अब वो धीरे धीरे ढूंढली हो रही है। डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉस, बिल्स लेजिस्लेचर से पास होते हैं उनको कंट्री में इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है स्टेट्स या फिर कंट्रीज के मिनिस्टर, जिनका काम होता है लॉस और बिल्स को पार्लियामेंट में पास करवाना। देश में जितने भी पुलिस सर्वेंट, सिविल सर्वेंट और सेंट्रल एजेंसीज है वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। और अगर ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर के हाथों की कठपुतली बन जाए तो सरकार देश में कुछ भी कर सकती है और कोई भी इस पे सवाल भी खड़ा नहीं कर सकता। और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। 2014 से लेके अब तक ईडी, आईटी और सीबीआई ने जितने भी रेड किए हैं उसमें से 95% रेड ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ ही किया गया है। इसमें 24 कांग्रेस लीडर, 19 टीएमसी लीडर्स, 8 शिवसेना लीडर्स, 3 आम आदमी पार्टी लीडर्स के अलावा पूरे देश से बहुत सारे लीडर्स भी शामिल है। केवल 2022 के अंदर ईडी ने 3010 रेड किए, जिसमें से सिर्फ 23 को ही दोषी पाया गया। क्या आपको नहीं लगता इस तरह सेंट्रल एजेंसीज का अपने फायदे के लिए यूज करना डेमोक्रेटिक कंट्रीज का नहीं बल्कि एक ऑटोक्रेटिक कंट्रीज का निशानी है? अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की तीसरी पिलर, जिसको सरकार ने पूरी तरह से गोद ले लिया है,
इसीलिए हम इसको गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया का काम होता है निष्पक्ष होकर लोगों तक खबर पहुंचाना, लेकिन हमारे देश की मीडिया पट्टी लगाए हुए उस कुत्ते जैसी हो गई है जो राह चलते किसी को भी भौंकने लगता है। बस उसको टाइम टू टाइम पेडिग्री मिलते रहना चाहिए। अगर आपको याद होगा, जब गुजरात में मोरबी ब्रिज कांड हुआ था, तब हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार तिहाड़ स्पेशलिस्ट सुधीर चौधरी जी ने क्या कहा था। लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हाल ही में जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक के बारे में बहुत ही सेंसिटिव बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करप्शन से कुछ खास नफरत नहीं है। तो इतनी बड़ी खबर को इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भी कवरेज नहीं मिलता। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? हमारी मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया का काम है आपको दिन भर हिंदू मुस्लिम के रायट और डिबेट दिखाना और आपको असल जिंदगी में जो रियल मुद्दे चल रहे हैं उनसे भटकाना। और डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है जुडिशरी। जुडिशरी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमको भी न्याय नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।